था। स्पेसिफिकली मेमोरी में हमने स्टार्ट किया था कि इन जनरल हम चाहते हैं कि इस तस्वीर पे आ जाऊँ ज़रा आगे थी कि लेट्स इमेजिन के जो हमारे पास ये जो हमने पहले मॉडल पढ़ा था उसमें यहाँ पे हमने रैम समझी हुई थी ना कि ये प्रोग्राम मेमोरी है और ये डाटा मेमोरी है, ठीक है। तो जो इनिशियल बिल्कुल हमने यानी कल के लेक्चर से पहले किया, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको मेमोरी के तौर पर ट्रीट करें तो ये छोटी थी और हम चाह रहे थे कि हम इसको बड़े से बड़ा करें। और बड़े से बड़ा करने में जो मसला था वो मैंने बताया था कि अगर हम रैम बनाना शुरू करें तो आगे जो एक मक्स आएगा जो एड्रेस की बेस पर डाटा निकालेगा वो बड़ा होता जाएगा, जिसकी वजह से ये स्लो हो जाएगी और स्लो होने की वजह से हमें बेसिकली प्रोसेसर की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, तो पाइपलाइनिंग का सारा बेनिफिट खत्म होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि अच्छा बड़ी मेमोरीज होती कैसे हैं, तो वो हमने स्टार्ट में ये कुछ स्लाइड पढ़ी कि नॉर्मली इस तरीके से होती हैं कि रो एड्रेस आप डिकोड करते हैं, तो ये जो स्क्वायर्स थे ये यहाँ पर हमने लेट से बिट स्टोर की हुई हैं, तो आप एक पूरी रो बाहर आएगी, उसमें से पूरा कॉलम बाहर आएगा और वो कॉलम हमारा डाटा होगा जो कि हम पढ़ना चाहें। तो और इसकी हमने ये टाइमिंग डायग्राम पढ़ी थी कि बेसिकली हमें क्या लेंगे स्टार्ट से जब हमने एड्रेस देना शुरू किया वहाँ से लेकर पहला डाटा आने तक हमें कुछ लेटेंसी पड़ती है, ठीक है। सो वी हैव टू वेट फॉर अमाउंट ऑफ टाइम। अगर हम उसी कॉलम उसी रो से पढ़ते जाएं तो हमें फिर फ़ायदा हो जाता है कि हम बर्स्ट रीड कर सकते हैं। तो ये हमने पहली चीज़ शुरू की पढ़ी। फिर हमने कहा कि अच्छा क्या किया जाए, ठीक है, फास्ट कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमने ये देखे कि नॉर्मली प्रोग्राम के जो एक्सेस पैटर्न्स हैं, एक्सेस पैटर्न से मुराद ये है कि अगर कोई भी रैंडमली प्रोग्राम हमारे चल रहा हो, जो भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, तो वो मेमोरी एक्सेस जनरली किस तरह करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ फिक्स पैटर्न हैं और उनमें दो चीज़ें नज़र आई। एक ये कि जो वेरिएबल अभी एक्सेस हुआ हो काफ़ी चांस है कि वो थोड़ी देर बाद भी चाहिए होगा, और एक ये कि एक वेरिएबल अगर अभी एक्सेस हुआ है तो उसके आसपास की मेमोरी में भी जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी हमें जनरली चाहिए होती हैं थोड़ी देर बाद। तो इसको बेस बनाते हुए हमने ये वाली चीज़ पढ़ी कि वाई नॉट हम दरमियान में एक कैश लगा दें, यानी मेन मेमोरी बड़ी हो क्योंकि हमारी बड़ी की ख्वाहिश थी, लेकिन हम फास्ट भी चाह रहे थे, तो फास्ट के लिए हम छोटी कैश लगा दें जो कि फास्ट हो, लेकिन इस कैश के अंदर हम जो डाटा हमें हमारे ज़ेर इस्तेमाल हो हम वो इसके अंदर लिखवा दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मेमोरी को एक्सेस किया ब्लॉक नंबर 100 को, तो मेमोरी को हमने कहा था कि हम ब्लॉक्स में तोड़ देंगे, जो कि हम कैश का ब्लॉक कोई फिक्स डिफाइन कर लेंगे जो जनरली 32 बाइट 64 बाइट इस किस्म का कोई फिगर होती है, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंप्यूटर से डिफरेंट होगी। सो टिपिकली आई थिंक इट्स अराउंड 64 बाइट्स। तो 64 बाइट्स जो हैं वो आप 64 बाइट के ब्लॉक। और शुरू में मैंने आपको एक चीज़ थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन की कि अगर हम ब्लॉक में तोड़ेंगे और वो ब्लॉक का एड्रेस 2 की पावर में हो, तो मेमोरी के एड्रेस को ही अगर हम उठा लें तो लेट्स से 64 बाइट का ब्लॉक है, तो मैं एड्रेस की पहली 6 बिट मुझे बता दें कि ब्लॉक के अंदर ऑफसेट क्या है। सो इसको मैं कह सकता हूँ कि ऑफसेट क्या है, और बाकी की बिट्स जो होंगी वो मुझे बता देंगी कि ब्लॉक नंबर क्या है, ठीक है। तो कोई भी एड्रेस हो उसको हम उसकी जो 6 बिट से अलग करें तो वो हमारा आ जाएगा कि उस ब्लॉक के अंदर कौन सी बाइट उठानी है, ठीक है। तो अगर ये 0 1 2 अप टू 63 हैं तो हम किस वाली में इंटरेस्टेड हैं, एड्रेस की पहली 6 बिट से पता चल जाएगा, और ब्लॉक नंबर क्या है ये इधर से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने तरीका एक देखा, और हमने कहा कि नॉर्मली हम क्या करेंगे कि जो भी एड्रेस दिया वो सिर्फ उस वेरिएबल को फैच करने के बजाय हम पूरे का पूरा ब्लॉक फैच करके लेंगे। उसी ब्लॉक को हम कैश ब्लॉक भी कहते हैं और कैश लाइन भी कहते हैं। तो ये हमारी कैश लाइन या कैश ब्लॉक एक फैच होकर आ गया। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब अगली दफ़ा वही वेरिएबल एक्सेस हो या उसके आसपास के वेरिएबल एक्सेस हो तो हमें काफ़ी फास्ट एक्सेस मिल जाएगी क्योंकि वो कैश के अंदर पड़ा होगा, लेकिन पहली दफ़ा हमें कैश में नहीं मिलेगा।
तो ये मेन आइडिया था। तो इसमें हमने कहा कि यार इस आइडिया पे अगर हम बनाएं कैश तो इस किस्म की कैश बनती है जो कि आपके ब्लॉक नंबर इधर आपके ब्लॉक नंबर्स पड़े हों, ठीक है, और जैसे ही मैं एड्रेस दूं तो मैं जाके देखूंगा कोई ब्लॉक नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ब्लॉक कैश के अंदर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरा ये वाला ब्लॉक नंबर मैच कर गया तो इसका मतलब है कि ये वाला ब्लॉक जो था दिस वाज द रिक्वायर्ड ब्लॉक जो कि हमें चाहिए था। और इसके अंदर फिर बाइट सिलेक्ट या ब्लॉक ऑफसेट जिसको मैं कह रहा था उसकी बेस पे हम चूज़ कर लेंगे एक मार्क्स लगा के सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन इसकी बेस पे हम चूज़ कर लेंगे कि ये हमारी रिक्वायर्ड बाइट है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा सारी बाइट्स इसको एज एन इनपुट जाएगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड अ फुली एसोसिएटिव कैश। लेकिन इसमें हमने देखा कि ये बहुत सारे कंपैरेटर लग रहे थे और इन कंपैरेटर्स को हम अवॉइड करना चाह रहे थे। तो इसके लिए हमने कहा कि एक और तरीका ये हो सकता है कि बजाय इसको किसी भी जगह प्लेस करने की हम इसी की कुछ बिट्स को यूज़ करके उस जगह पे प्लेस कर दें, ठीक है। और उन बिट्स को हमने क्या दिया, इंडेक्स। तो ये जो थी ये फिर हमारी जो डायरेक्टली मैप कैश बनती है कि ये डाटा पड़ा हुआ था, साथ हम टैग यूज़ करें, इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस करें, ठीक है, और फिक्स जगह पर मैप कर दें कि ये वाला जो जिस एड्रेस की ये वाली बिट्स ये वाली होंगी, जो भी वैल्यू ये बनती हो वो फिक्स इस लोकेशन के ऊपर ही मैप होंगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैपिंग करती। और फिर हमने कहा कि अच्छा इन बिट्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टैग को इधर स्टोर कर दो क्योंकि इंडेक्स तो सेम ही है और इनको आपस में कंपेयर कर दो। इसके अंदर हमने ये चीज़ नोट की कि इसके अंदर ये मसला आएगा कि अगर मल्टीपल हमें एड्रेसेस ऐसे चाहिए हुए जिनकी ये बिट्स कॉमन नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो दोनों सेम जगह पर मैप होंगी, तो एक की वजह से दूसरा हम बाहर निकालते रहेंगे, जिसका नाम हमने दिया कन्फ्लिक्ट मैसेज या थ्रेशिंग भी इसका नाम मैंने आपको बताया। तो उसका एक हल ये है कि हम सेट एसोसिएटिव कैश बना दें। और सेट एसोसिएटिव में हमने ये किया कि अगेन हम उन बिट्स के थ्रू ही जाएंगे कैश इंडेक्स की बिट्स के थ्रू, लेकिन उनको हमने एक के बजाय दो ब्लॉक्स के ऊपर मैप कर दिया। तो अगर एक ब्लॉक पे कैश की किस लाइन पे जाना है, लेकिन अगर दो वेरिएबल की ये वाली बिट्स कॉमन हुई तो एक वेरिएबल एक कैश ब्लॉक में चला जाएगा, दूसरा वेरिएबल दूसरे में चला जाएगा। तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हम बजाय कन्फ्लिक्ट मैसेज करने के हम दोनों ब्लॉक्स को पैरेलल में रख सकें। और ऑब्वियसली अगर हम समझते हैं कि ये दो से ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे मैप हो सकती हैं तो हम इसको 4 वे सेट एसोसिएटिव भी बना सकते हैं कि जिसमें ऐसे 4 हम कैश के सेट्स रख लें और उसके अंदर मैच करें। उससे ये होगा कि हमारा ये कंपैरिजन वाली लॉजिक जो होगी, ये कंपैरेटर अभी 2 वे में 2 थे और 2 to 1 का मक्स लगा हुआ था। अगर 4 वे होगा तो ये 4 कंपैरेटर हो जाएंगे और 4 to 1 का मक्स लग जाएगा। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रेड ऑफ मिल जाएगा हमें कि या तो मतलब फुली एसोसिएटिव की तरह भी नहीं करना पड़ेगा कि 1000 कंपैरेटर लगा दें, लेकिन 4 कंपैरेटर 5 कंपैरेटर ये हमें इतना ज़्यादा हर्ट नहीं करते। तो ये हमने काइंड ऑफ कैश के मुतालिक पढ़ा था और इसको हम प्लेसमेंट पॉलिसी कहते थे कि प्लेस कहाँ पर करना है डाटा को। नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी रिप्लेसमेंट पॉलिसी कि हम अगर लेट्स से कि 4 वे सेट एसोसिएटिव है और वो चारों के चारों फिल हो जाते हैं तो फिर हम क्या करें, अगर अगला डाटा है तो हम किसी एक को रिप्लेस करेंगे। और उसके लिए हमने कहा था कि 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि हम रैंडमली किसी को किक आउट कर दें, एक ये हो सकती है कि हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को आउट करें, एक ये हो सकती है कि जो फर्स्ट इन था उसको करें, और एक ये थी कि FIFO ही रखें लेकिन हमें उसमें अगर जो टॉप पे पड़ा हुआ है जो सबसे शुरू में आया था वो भी रिसेंटली यूज़ हो रहा था तो उसको स्किप कर दें, तो उसको नॉट लिस्ट करें। और इसका हमने देखे थे कुछ नंबर्स और हमने कहा था कि बेसिकली अगर कैश थोड़े बड़े साइज़ की है और उसमें एसोसिएटिविटी ठीक सी पाई जाती है तो फिर हमारे पास रैंडम या LRU में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता और हमारा मिस रेट तकरीबन उतना ही रहता है। और ये हमने वो चीज़ देखी। उसके बाद हमने तो ये हमारी बिगर पिक्चर बन गई थी कि अब हमारे पास एक
जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी के बजाय इंस्ट्रक्शन कैश है, डाटा मेमोरी के बजाय डाटा कैश है। और अगर नॉर्मली हम इधर एक्सेस करेंगे, अगर हमें कैश में चीज़ मिल गई तो हम उसी तरह चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे। लेकिन अगर कैश में हमें चीज़ ना मिली, कैश मिस हो गई, तो हम प्रोसेसर को स्टॉल कर देंगे और मेमोरी की मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक और हार्डवेयर होगा जो कि आपकी DDR मेमोरी से डाटा को फैच करके ले आएगा। और जब वो डाटा आ गया आपके पास तो आप प्रोसेसर को दोबारा रिज्यूम कर देंगे कि वो वहीं से प्रोसेसिंग स्टार्ट करे। फिर डिफरेंट छोटे छोटे हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि क्या किसका क्या फ़ायदा है, ब्लॉक साइज बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। देन आफ्टर दैट वी केम टू राइट पॉलिसीज़। जो पिछली वाली थी वो ज़्यादातर रीड से रिलेटेड थी। जब हम कैश पे राइट करें तो उसके लिए भी हमने कहा था कि दो ऑप्शन हैं। अगर कैश हिट हो गई तो हमारे पास हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ कैश में लिखवाएं डाटा को या कैश के साथ साथ रैम में उसी वक्त लिखवा दें। तो अगर हम ये करें तो इसको राइट थ्रू कहते हैं। अगर हम उसके साथ रैम पे ना लिखवाएं, हम कहें कि रैम पे हम इकट्ठे ही बाद में लिखवाएंगे, तो उसके लिए हम फिर कैश में एक डर्टी बिट रख लेते हैं विच शोज़ के इस वाले कैश वाले ब्लॉक पे हमने कुछ लिखवा दिया हुआ है। तो जब भी ये वाली एंट्री इवेक्ट होगी, यानी कि बाद में जब कन्फ्लिक्ट आएगा और हम इसको कैश से कहेंगे कि भाई तुम जाओ, तो फिर हम इसको, अगर उसकी डर्टी बिट सेट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने राइट करवाया हुआ था, तो अब रैम के अंदर अपडेट करना चाहिए हमें इस डाटा से, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट डाटा पड़ा हुआ है, रैम में पुराना डाटा पड़ा। तो इसको हम कहते हैं राइट बैक पॉलिसी। तो राइट बैक पॉलिसी से गैर ज़रूरी मेमोरी की ट्रैफिक नहीं जनरेट होती, क्योंकि हम मेमोरी में तभी लिखवाते हैं जब हमारी एंट्री इवेक्ट हो। ठीक है, तो एंट्री इवेक्ट होने का क्या मतलब है कि अगर आपकी डायरेक्टली मैप थी तो जब भी उस जगह पर कोई और चीज़ मैप हुई तो आपको ये वाली एंट्री को बाहर निकालना है। सेट एसोसिएटिव है तो अगर पूरे सेट पूरा हो गया और LRU ने कहा कि भाई इसको बाहर निकाल दो या किसी और पॉलिसी निकाल, तो उस वक्त हम इसको मेमोरी पे लिखवा दें। सो अगली चीज़ थी कि मिस हो जाए। अगर तो मिस हो जाए तो एक ऑप्शन ये है कि सिर्फ रैम में जाकर लिखवा दें और एक ऑप्शन ये है कि उसको फैच भी कर लें। तो इसी के नाम पर फैच ऑन राइट या राइट एलोकेट है कि अगर आप उसको फैच करेंगे तो उसको राइट एलोकेट कहते हैं, अदरवाइज नो राइट एलोकेट। राइट के केस में हमने दो एक छोटे और टॉपिक पढ़े थे। एक ये पढ़ा था कि राइट में 2 साइकिल लगते हैं, क्योंकि आपने पहली दफ़ा मैच करना होता है टैग और उसके बाद लिखवाना होता है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने कहा था कि हम इसको पाइपलाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एड्रेस और डाटा जा रहा था उसको हम एक टेम्प्रेरी इंटरमीडिएट रजिस्टर में लिखवा दें और अगले साइकिल में उसको लिखवा दें डाटा को। और लेकिन अगली इंस्ट्रक्शन अगर इसी को रीड कर रही थी तो हम फिर ना सिर्फ रैम में मैच कैश में मैच करें बल्कि इन दोनों इस एड्रेस से भी कंपेयर कर लें। तो ये हमने कहा था कि पाइपलाइन किया जा सकता है कैश ट्रेस। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि राइट जो होता है उस पर प्रोसेसर को रुकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें उसने मेमोरी को कहा होता है फलां एड्रेस पे ये डाटा लिखवा दो और वो बेफिक्र हो गया होता है कि वो लिखवा देगा मेमोरी सब सिस्टम। रीड में आपको इंतज़ार करना होता है उस डाटा का, क्योंकि आप अगली इंस्ट्रक्शन उस पर डिपेंड कर रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो अगर आप वो डिपेंड कर रही है तो आपको जब तक डाटा नहीं आएगा तो आपको रोक के रखना है प्रोसेसर को। तो हम प्रोसेसर को बिला वजह रोकना नहीं चाहते, तो इसके लिए हम रीड के को राइट के ऊपर प्रायोरिटी दे देते हैं और राइट्स को स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बफर बनाते हैं, एक मेमोरी छोटी सी लगाते हैं जो कि राइट बफर कहलाता है। और राइट बफर क्या करता है कि वो जो भी चीज़ें नहीं लिखवाई हुई उनको स्टोर करके रखता है। तो लेकिन इसका ये मतलब भी बनता है कि आपको जब आप कैश में चेक करने जाएंगे तो आपको राइट बफर में भी चेक करना चाहिए कहीं डाटा इधर तो नहीं पड़ा हुआ, अगर इधर पड़ा तो इधर से रीड कर। एक छोटा सा टॉपिक हमने सीरियल वर्सेस पैरेलल का पढ़ा था, ये आप दोबारा देख लीजिएगा, उससे इस पर मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। ब्लॉक लेवल ऑप्टिमाइजेशन हमने कही थी कि आप ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि पूरा ब्लॉक फैच करना आपको थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ सकता है कि ज़्यादा मेमोरी, मतलब अगर आपका ब्लॉक से स्पेशली बड़ा है तो आप एक बड़ा ब्लॉक फैच करके लाएंगे, तो उसके बजाय आप ब्लॉक को या कैश लाइन को सब सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं और हर सेक्टर की अपनी अपनी वैलिड बिट रख लेते हैं। ठीक है, अपनी वैलिड और डर्टी बिट भी हो तो वो भी आप अलग से रख लेते हैं अगर। तो इसका मतलब हुआ कि आप जब फैच करेंगे तो एक सेक्टर उठा कर लेंगे सिवाय बजाय इसके कि पूरा ब्लॉक लें। तो इसका लेकिन दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आपका टैग मैच हो भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाला सेक्टर फैच हुआ हो, आपको स्टिल मिस हो सकती है यानी टैग मैच के बावजूद, तो उसकी भी आपको लॉजिक इसके अंदर डालनी। और मेरा ख्याल है कि हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो ये था कि हमने कहा
था कि सेट एसोसिएटिव रैम टैग कैश टैग पढ़ा था, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हमने कहा था कि जब हम एसोसिएटिविटी बढ़ाते हैं, यानी कि हम ज़्यादा पैरेलल में कैशेस लगाते हैं, तो वो एनर्जी एफिशिएंट इतनी नहीं होती। और जैसा कि हम लोगों को क्यों नहीं होती, इसलिए क्योंकि हमने दोनों सेट्स को पैरेलल में एक्सेस करना पड़ता है, तो दोनों में जितनी भी कैश थी वो सारी की सारी हर वक्त एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो उस पर हमारी एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। और कंसिडरिंग कि आजकल आपकी बहुत सारी डिवाइसेस मोबाइल डिवाइसेस हैं, इवन पीसीज के बजाय भी लोग ज़्यादातर लैपटॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं जो बैटरी पे चल रहे होते हैं कई दफ़ा, तो वहाँ पर हमारे लिए पावर भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन है। तो उसमें एक तरीका उसका ये होता है कि आप जो टैग्स को अलहदा स्टोर कर लें, यानी कि ये वाला टैग और ये वाला टैग जो दोनों टू वे सेट एसोसिएटेड थी, तो टैग्स को अलहदा कर लें। पहले साइकिल में टैग्स मैच करें, अगर मैच होता है तो आप किसी एक पाथ को इनेबल कर दें, अदरवाइज बाकी की कैश को डिसेबल रहने दें, तो वो लो पावर मोड में चलती रहेगी। तो ये इसका नुकसान ये होगा कि एक के बजाय आपको 2 साइकिल पड़ जाएंगे मैच करते हुए। तो इस वक्त क्योंकि हमने अभी हायरार्की नहीं पढ़ी थी मेमोरी की, तो यहाँ पर आपको L1 और L2 उस वक्त प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहे होंगे। अब हम आगे हायरार्की पढ़ने जा रहे हैं कि ये 2 साइकिल भी हम नहीं ज़ाया करना चाहते, और हम ये वाला रखना भी चाहते हैं कि हम पावर भी बचा सकें। तो नॉर्मली हम करते ये हैं कि L1 पे हम ये नहीं करते और L2 पे ये कर लेते हैं। L1 पे ज़रा फास्ट एक्सेस हो जाती है, L2 के ऊपर बेशक एक साइकिल एक्स्ट्रा भी पड़ जाए क्योंकि उसकी लेटेंसी ऑलरेडी थोड़ी सी L1 से ज़्यादा ही होगी। अगर L1 एक साइकिल में डाटा दे रही है तो L2 आपको 4-5 साइकिल का मसला। तो यहाँ पर हम तकरीबन रुके थे मेरा ख्याल है, और मल्टी लेवल कैशेस का इंट्रो स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी लेवल कैश क्या होती है जी? जो प्रैक्टिकली हमारे ज़्यादातर सिस्टम्स हैं उनके अंदर आपकी कैश जो है वो सिंगल लेवल की नहीं होती बल्कि मल्टीपल लेवल की होती है, कि आपकी बजाय एक कैश और आगे रैम लगी हो, उसके बजाय एक लेवल 1 कैश होती है, एक लेवल 2 कैश होती है, और बाज़ का एक लेवल 3 कैश भी होती है। और आप लेवल 1 कैश को ज़्यादा फास्ट रखते हैं, लेवल 2 कैश को उससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और फिर उसके बाद डी रैम आ जाती है। तो जो मेन आइडिया है वो ये है कि अगर L1 मिस भी हो जाए तो हमें किसी वजह हमें अगर थोड़ी सी कम पेनल्टी पर डाटा मिल जाए तो स्टिल हमारा ऑन एवरेज हम मेमोरी एक्सेस टाइम फास्ट ही रहेगा। तो ये मेन आइडिया है। तो प्रैक्टिकली जो टिपिकली हमारी हायरार्की होती है उसमें ये होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन कैश और डाटा कैश आप अलग-अलग ही रखते हैं। तो CPU है उसकी एक तो डायरेक्ट एक्सेस में रजिस्टर्ड फाइल है जो हम पहले ही देख चुके हैं, और जो प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी हमने देखी थी वो अब इंस्ट्रक्शन कैश और डाटा कैश बन चुके हैं। और उसके पीछे एक यूनिफाइड L2 कैश होती है। यूनिफाइड L2 का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा के लिए अलग-अलग कैश नहीं लगाते बल्कि एक बड़ी कैश लगाते हैं जिसे हम L2 कैश कहते हैं। और इसी तरह आपकी रैम भी जो है वो एक बड़ी मेमोरी लगी होती है, सिंगल मेमोरी लगी होती है। यहाँ पे वो सिंगल के बजाय मल्टीपल आपको नज़र आ रही है, बिकॉज मेमोरी जो जिसको हम सिंगल भी कहते हैं वो भी एक्चुअली मेमोरी बैंक से मिलकर बनती है, ताकि हम पैरेलल में ज़्यादा डाटा को इकट्ठा फैच कर सकें और हमारी बैंडविड्थ थोड़ी सी बढ़ सके। तो आपने कभी बाज़ार से रैम ख़रीदी हो तो उसमें सेम चिप्स लगी होती हैं मल्टीपल, और वो सारी पैरेलल में एक्सेस होकर डाटा दे रही होती है। तो जब हम L2 ले आते हैं तो उसकी वजह से अब हम डिज़ाइन में थोड़े से मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ये ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कि L1 हम, क्योंकि हमें पता है कि L2 है, तो हम कहते हैं कि यार L1 जो है उसको थोड़ा सा छोटा लेकिन फास्ट रख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सिंगल साइकिल में ही एक्सेस कर ले डाटा को, लेकिन जब छोटा करेंगे तो इसका मतलब है कि उधर आपको मिस रेट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि L2 मौजूद है तो उसकी मिस पेनल्टी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि L1 में ना मिली चीज़ तो L2 से मिल जाएगी। तो ये ट्रेड ऑफ हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा ये है कि आप L2 जो है L1 को हम कई दफ़ा राइट थ्रू बना देते हैं। ठीक है, तो राइट थ्रू जो हमने पढ़ा था कि राइट थ्रू का मतलब है कि जब मैंने L1 पर लिखवाया
तो L2 पर भी उसकी जो कॉपी पड़ी हुई थी उसमें भी वो चीज़ लिखवा दी, बजाय इसके कि हम सिर्फ L1 में लिखवाते। तो इससे ज़रा कैश कोहेरेंस के मसले नहीं रहते, लेकिन आप L2 को राइट बैक रख सकते हैं, ठीक है। तो राइट बैक के अपने फ़ायदे थे। राइट बैक का फ़ायदा ये था कि अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होती। तो जो मेन चीज़ है कि आपकी L1 और L2 अमूमन क्योंकि सेम चिप के ऊपर ही हैं, तो इधर आपकी ट्रैफिक से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ऑफ चिप जाते हैं तो आपको वहाँ पर आप समझें कि रीड राइट की पेनल्टी ज़्यादा पड़ती है। तो हम करते ही हैं कि L2 को राइट बैक रखते हैं, यानी L2 से अगर कोई लाइन इफेक्ट हुई तो तब जाकर हम DDR पर लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। तो वो अननेसेसरी ट्रैफिक को अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो L1 और L2 के दरमियान जो बातचीत होनी है वो हम कहते हैं राइट थ्रू पॉलिसी रख लेते हैं, उससे ज़रा डिज़ाइन सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो ओके के साथ है वो ये है कि जो जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन पॉलिसी। इंक्लूजन पॉलिसी ये होती है कि जिस तरह हमने नॉर्मल कैश और रैम के दरमियान कहा था कि जो कैश है उसमें रैम की कॉपी पड़ी होती है, यानी कि जो डाटा रैम में पड़ा है उसकी कॉपी कैश में पड़ी है। तो क्या यही पॉलिसी हम रखें फॉर L1 एंड L2, यानी कि L2 में जो पड़ा है L1 में उसकी कॉपी पड़ी हो, यानी L2 बड़ा सबसेट हो और L1 उसका छोटा सबसेट हो। तो इस अगर ये पॉलिसी रखें तो इसको हम कहते हैं कि हमने इंक्लूसिव कैश बनाई है, कि जो L1 में डाटा पड़ा हुआ है वो L2 में भी पड़ा हुआ है। तो L1 इज अ काइंड ऑफ सबसेट ऑफ, या आप समझो कि DDR में से जो ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा है वो L2 में है, और L2 में से भी जो ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा है वो L1 में पड़ा हुआ है। दूसरी पॉलिसी ये है कि नहीं, आप कहें कि नहीं भाई, जो चीज़ L1 में पड़ी हुई है वो बेशक L2 में ना पड़ी हो, तो उसके लिए उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव कैश। और ये AMD के एथलॉन प्रोसेसर में इसी तरह था कि आपकी जो प्राइमरी 64 KB की कैश थी और सेकेंडरी 256 KB की, तो इसमें उन्होंने स्वैपिंग का मैकेनिज्म रखा हुआ था कि अगर L1 L2 से लाइन उठकर L1 में आ रही है तो जो L1 की लाइन इफेक्ट हो रही है वो आप L2 पे ले जाएं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि इफ़ेक्टिवली अगर तो इंक्लूसिव पॉलिसी रखता तो तब अगर ये दोनों साइज थे मेरे पास, तो अगर इस 64 KB में जो डाटा पड़ा होता वो इसकी कॉपी होता तो मेरी इफ़ेक्टिवली 256 KB की कैश थी। लेकिन अगर मैंने स्वैपिंग इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब क्योंकि दोनों में डिफरेंट डाटा पड़ा है, तो अब मेरे पास जो टोटल कैश होगी वो 256 प्लस 64 KB की कैश होगी, ठीक है, जो 300 समथिंग बन जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आप कह लें कि अगर आप वो बचाना चाहते हैं थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा आपका समझ लें कि मिस रेट कम होगा, तो वो ट्रेड ऑफ आप ले सकते हैं कि उस मिस रेट का कुछ फ़ायदा हो जाए। अभी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स की कि उसमें कितनी कैश अमूमन लगती है और वो चिप का कितना एरिया ले रही होती है। तो ये टाइटेनियम 2 प्रोसेसर है जो कि थोड़ा पुराना है, बट इट गिव्स यू अ गुड आइडिया कि किस तरह। तो ये यूनिकोर कह लें कि एक ही सिंगल कोर है, और इसमें आप अगर आप देखें तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये दिस इज ऑल L3 कैश, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन हाफ ऑफ द चिप तो तकरीबन बन ही जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसी तरह आपकी L1 की इंस्ट्रक्शन कैश है, यहाँ पर L1 की डाटा कैश है, और ये L2 का चल रहा है, ये L3 टैग है, ठीक है। तो आपके प्रोसेसर का एक ठीक सा एरिया, यानी कि वो जिस तरह पूरा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ये है, ब्रांच यूनिट इस जगह पर आ रहा है, पाइपलाइन कंट्रोल इस जगह पर आ रहा है, ये आपका जो 32 कह लो कि 32 बिट वाला प्रोसेसर चल रहा है। तो काफ़ी बड़ा एरिया एक्चुअली आपकी कैश ले रही होती है, ठीक है। दूसरा जो इस स्लाइड को शो करने का मकसद है वो ये कि आपको थोड़े से रियल नंबर्स भी पता चलें कि नॉर्मली किस रेंज में होती है। तो मैंने आपको कहा था कि फ्यू केबीज में होती है आपकी L1 कैश, तो ये 16 KB की कैश थी, 4 वे सेट एसोसिएटिव थी कन्फ्लिक्ट मैसेज को अवॉइड करने के लिए। कैश लाइन का साइज 64 बाइट, ठीक है।
और कैश जो है वो 2 लोड और 2 स्टोर पैरेलल में कर सकती थी, यानी क्वाड पोर्ट, इसकी 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है। 2 एट द सेम टाइम आप 2 वर्ड्स को रीड कर सकते हैं, 2 वर्ड्स को राइट कर सकते हैं। और इस L1 कैश की लेटेंसी सिंगल साइकिल थी, ठीक है, एक ही साइकिल में आप इससे रीड और राइट कर सकते हैं। L2 कैश जो है वो उसका साइज सिग्निफिकेंटली बड़ा है, ठीक है, 256 किलो बाइट की कैश लगा दी। तो अब जो L1 में मिस होगा वो आपका L2 में मिलने का चांस है, क्योंकि ये उससे तकरीबन कितने गुना बड़ा होगा, मेरा ख्याल है कि ये अराउंड 16 गुना ही बड़ा है, बड़ी कैश है, ठीक है। अगेन ये भी 4 वे सेट एसोसिएटिव है, इसकी कैश लाइन भी बड़ी है, 128 बाइट की कैश लाइन है, ये भी क्वाड पोर्ट है, लेकिन इसकी लेटेंसी 5 साइकिल की है, यानी एक साइकिल में इसको एक्सेस नहीं कर सकते, 5 साइकिल लगती है, क्योंकि बड़ी कैश हो गई तो इसका मतलब है कि वो स्लो भी होगी, लेकिन नॉट एज स्लो एज DDR जो कि 25-30 साइकिल कम अज़ कम लेगी। L3 कैश जो है वो मेगाबाइट्स में चली गई है, 3 मेगाबाइट्स में। ये जो पूरा एरिया बड़ा सा था वो इसलिए था। ये 12 वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्लिक्ट्स बड़ी थी, तो कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा आने का चांस था, तो उसको हल करने के लिए सेट एसोसिएटिविटी भी बढ़ाई है। लेकिन इसकी मल्टीपल पोर्ट्स पर बड़ी में रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसकी एक सिंगल 32 बाइट की पोर्ट है, चौड़ी है लेकिन सिंगल पोर्ट है, और इसकी 12 साइकिल की लेटेंसी, ठीक है। तो यानी कि अगर L1 में मिस हुआ, L1 में हिट हो गया तो उसी साइकिल में प्रोसेसर चलता रहा, अगर मिस हुआ तो L2 में ढूंढेंगे तो हमें 5 साइकिल की पेनल्टी, अगर उधर भी मिस हो गया तो हमें 12 साइकिल की पेनल्टी पड़ेगी, और अगर उधर से भी मिस हो गया तो हमें फाइनली DDR पे जो भी 25-30 साइकिल की पेनल्टी। ये अब उससे जो थोड़ा सा क्या लेंगे मल्टी कोर सिस्टम्स बाद में जो हमारे आ गए, ठीक है। तो इसमें आपकी आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 कोर्स नज़र आ रही हैं, और इसमें आपका हर प्रोसेसर की देख लें कि 32 KB की L1 है, ठीक है, 32 KB की, ये क्या हो गया, ओके। तो 32 KB की L1 इंस्ट्रक्शन कैश है, 32 KB की L1 डाटा कैश भी है, ठीक है, और इसकी 3 साइकिल की लेटेंसी है, इवन L1 की भी, ठीक है। सो ये पावर 7 प्रोसेसर था IBM का। L2 कैश जो है वो 256 किलोबाइट की है पर कोर, और ये यूनिफाइड है, यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शन अलग-अलग नहीं है, बल्कि सेम है, इसकी 8 साइकिल की लेटेंसी है। और फिर उसके बाद L3 जो आपकी है वो 32 मेगाबाइट की है, ठीक है। और उसके बाद एक जो इनकी कॉमन इन्होंने रखी है एम्बेडेड DRAM इसमें लगाई है उन्होंने, जो कि आप L4 कह लो, कि जो कि जिसकी आपकी 25 साइकिल की लेटेंसी। ये IBM का ही मेन फ्रेम 2010 का, इसमें 96 कोर्स हैं, ठीक है। एक चिप में 4 कोर हैं, और ऐसी 24 चिप्स आप एक सिस्टम में लगाएं तो टोटल 24 कोर्स और 96 बन जाएंगे। तो ये आपके पास इसके अंदर L1 जो है 64 KB इंस्ट्रक्शन कैश पर कोर है, 128 KB डाटा कैश पर कोर है। L2 जो है वो अगेन इसमें L2 ही मेगाबाइट्स में चली गई है, ठीक है। और फिर L3 जो है वो 1 मेगाबाइट की बजाय 24 मेगाबाइट हो गई है, और ये EDRAM को यूज़ करते हुए चल रही है। L4 जो है वो फिर आपकी जो है वो तो गीगा को अप्रोच करने के करीब है, ठीक है। ये मेन फ्रेम है, ये यानी कि महंगा और जो कह लें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर टाइप की चीज़ है, जो कि बड़ा होगा। ओके, सो ये आपको काइंड ऑफ ये जो 2-3 स्लाइड्स थी, ये आपको रियल सिस्टम्स के अंदर किस तरीके से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सेम कॉन्सेप्ट L1, L2, L3, उसकी क्या साइजेस हैं, कितनी लेटेंसीज हैं, वो नंबर्स देने के लिए थे। हमने जो एक चीज़ आखिरी पढ़ी थी, जो रैम टैग कैश पढ़ी थी, जिसमें हम कह रहे थे कि हमारा मेन जो एक इशू आता है वो ये आता है कि सेट एसोसिएटिविटी जब हम बढ़ाते हैं तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी ख़राब होती है। तो उसको ऑब्वियसली लोगों ने उस पर सोचा, और उसके एक तरीका तो रैम टैग कैश था, लेकिन उसके और तरीके भी हैं। उसमें से 2 कॉमन तरीके हैं, एक विक्टिम कैश और एक वेव प्रेडिक्शन। सो विक्टिम कैश क्या है, नाम जो है इसका इंटरेस्टिंग है, और वो इसको एक्सप्लेन भी कर देता है, जब समझ आ जाएगी तो ये विक्टिम इसको सूट करता है।
सो मेन इशू ये था कि हमने क्यों लगाई थी टू वे सेट एसोसिएटिव। इसलिए लगाई थी कि हमारी दो चीज़ें सेम जगह पर अगर मैप हो गई तो सेम जगह पर मैप होने, अगर डायरेक्टली मैप कैश हुई तो एक को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता कि कम है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता। ज़्यादातर जो है उनकी वो इंडेक्स की बिट्स डिफरेंट होती हैं, तो वो डिफरेंट जगह पर मैप हो जाती हैं। तो बजाय पूरी एक बड़ी कैश लगाने, कैश का सेट लगाने का और उसको टू वे सेट एसोसिएटिव या फोर वे सेट एसोसिएटिव बनाने के, हम ये करते हैं कि हम एक डायरेक्टली मैप कैश ही लगा लेते हैं, लेकिन उसके साथ एक छोटी फुली एसोसिएटिव कैश लगा लेते हैं जिसमें हम 4 ब्लॉक्स 8 ब्लॉक्स इतने डाल दिए। और इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि जब भी कोई कन्फ्लिक्ट मिस हुआ, यानी कि आपने जो एड्रेस मैप किया इस जगह पर, वो उसने पिछली एंट्री को एविक्ट किया, तो वो एविक्टेड एंट्री जो है ना वो हम विक्टिम कैश में मूव कर देंगे, ठीक है। तो जब भी सीपीयू एड्रेस देगा तो हम इसमें भी देख लिया करेंगे और विक्टिम कैश में भी देख लिया करेंगे। तो अगर इधर हिट ना मिले तो हो सकता है विक्टिम कैश में हिट मिल जाए, तो स्टिल आपके पास हिट मिल जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ कि बजाय पूरा सेट लगाने के, यानी कि टू वे सेट एसोसिएटिव में दोनों सेट्स बराबर साइज़ के थे, उसके बजाय आप एक छोटा 4 या 8 ब्लॉक्स जितना एक कैश आपने बना ली जो कि कम पावर खा रही होगी, और उसके अंदर आपने चेक कर लिया कि यार जो भी कन्फ्लिक्ट की वजह से जो चीज़ें बाहर निकली थी उनको हमने इस कैश में डाला हुआ है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस जगह पर हिट मिल जाएंगे अगर कन्फ्लिक्ट मिसेस की वजह से। तो ये कहलाती है जी विक्टिम कैश। एक और जो दूसरा इसी काम को करने का, यानी एसोसिएटिविटी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की चीज़ है, वो कहलाती है वे प्रेडिक्शन, ठीक है। तो वे प्रेडिक्शन में हम कहते हैं कि यार लेट्स से कि मेरी 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश ही थी, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता था कि चारों के चारों में मैं इकट्ठा सर्च करूं और चारों को इनेबल करूं। तो उसमें ये कहते हैं कि ना एक प्रेडिक्टर लगा दें छोटा सा, कि जो ये प्रेडिक्ट करे कि यार इन चारों में से किस में मिलने का ज़्यादा चांस है मुझे, ठीक है। तो आप पहले उसको चेक कर लें, ठीक है। तो अगर आपके 4 सेट्स थे तो उसमें लेट्स से कि आपको सेट नंबर 3 पे मिलने का ज़्यादा चांस है, तो आप सिर्फ एक पे जाके चेक कर लें। अगर उधर टैग मैच ना हुआ तो बाकियों में चेक करना। तो आप बेसिकली एक प्रेफर्ड वे देख लेते हैं कि जिसमें आपका यानी वो उसका एक प्रेडिक्टर लगाना पड़ेगा कि किस तरफ मिलने का ज़्यादा चांस है, और उस पर आप पहले जाके चेक करेंगे। अगर वो ना हुआ तो आप अपनी प्रेडिक्शन अगली दफ़ा के लिए चेंज कर देंगे, और आपको यानी तब हिट में थोड़ा सा एक स्लो हिट पड़ेगा। तो यानी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया आपका जो प्रेडिक्टेड वे था उसमें, अगर उधर ना हुआ तो बजाय अगली कैश में जाने के आपने बाकी के जो 2-3 सेट्स थे उन पे तलाश किया, और इसको हम कह रहे हैं स्लो हिट मिल गया, ठीक है। और उसके बाद भी अगर मिस हुआ तो फिर आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कैश से आएंगे। तो ये कहलाती है वे प्रेडिक्शन। इसमें लेकिन आपको प्रेडिक्टर थोड़ा सा डालना पड़ता है। तो आप लेट से कि आपका एक सीक्वेंशियल वे है और एक ब्रांच की टारगेट पे, तो अगर आपकी एक दफ़ा गलत हुई तो आपकी वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, तो अगली दफ़ा आप प्रेडिक्शन को अपडेट कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि यार कैश 0 के बजाय कैश 1 में मुझे मिलने का चांस है, कि सेट 0 कह लें बल्कि कैश तो एक ही है। ये इसी तरह के 2-4 और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहली एक चीज़ ये है कि जो रीड है, हमने पहले भी कहा था कि हम रीड पे चाहते हैं कि हम, क्योंकि हमें प्रोसेसर रोकना पड़ता है तो हमने उसको प्रायोरिटाइज कर लिया था ओवरराइड। लेकिन जब हम रीड करना शुरू करें तो क्या होता है कि रैम से एक पूरा ब्लॉक फैच होता है। तो पूरा ब्लॉक जब फैच होगा तो वो पूरा ब्लॉक जब तक कैश में लिखा नहीं जाएगा तब तक हम दोबारा सीपीयू को स्टार्ट नहीं करते, इंस्टॉल करके रखा होता है। तो उसको उसमें अब वो ब्लॉक बड़ा होने के भी फ़ायदे थे। ब्लॉक बड़ा हुआ तो फ़ायदा तो हमें मिल गया, लेकिन उसको जब रैम से लाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसकी पेनल्टी को अवॉइड करने का एक तरीका ये होता है कि जो आपको डाटा चाहिए आप उस वर्ड को पहले फैच कर लें और बाद में पूरा ब्लॉक भी फैच कर लें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट, ठीक है। तो क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट ये है कि आप पहले उसको फैच कर लें, कि आप पूरे ब्लॉक का इंतज़ार ना करें। तो ये क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट द मिस्ड वर्ड फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम मेमोरी एंड सेंड इट टू सीपीयू एज सून एज
इट अराइव्स, और उसके बाद से उसको आप पीछे से कैश का ब्लॉक भी फिल करते रहें। एक दूसरा तरीका ये होता है जिसको हम कहते हैं अर्ली रीस्टार्ट। इसमें आप वो वर्ड नहीं पहले फेच करते, आप कहते हैं कि ये पूरा ब्लॉक ही फेच करो, लेकिन उस ब्लॉक के हो सकता है स्टार्ट में आपके काम का वर्ड हो या दरमियान में हो, तो जहाँ वो जैसे ही आपके काम का वर्ड पहुंचा तो आपने सीपीयू को रीस्टार्ट कर दिया, और कहते हैं कि अर्ली रीस्टार्ट इसको हम कहते हैं कि बजाय पूरा ब्लॉक कैश में लिखा जाने का इंतज़ार करें, हम अपनी मर्ज़ी का जो वर्ड आ गया उसकी बेस पे हम इसको कर लें। एक और चीज़ जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हमारे प्रोसेसर्स में आती है वो ये है कि हम कैश को नॉन ब्लॉकिंग कैश बना दें या लॉकअप फ्री कैश बना दें। ठीक है, अभी तो जो हमने पढ़ा था रिस्क प्रोसेसर, उसमें हम एक इंस्ट्रक्शन एक वक्त में चला रहे होते थे, लेकिन थोड़ा आगे जाकर हम ऐसे प्रोसेसर पढ़ेंगे कि जिसमें हम कहेंगे कि यार ठीक है, आपका अगर कोई इंस्ट्रक्शन, अभी हमने ये कहा था कि हम होल्ड कर देंगे प्रोसेसर को अगर हमारा कैश मिस हुई, और जब डाटा आएगा तो रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप ये देखें कि भाई अगर एक लोड वर्ड मिस भी हुआ है तो आगे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि उस पर डिपेंड ना करती हो, तो उनको तो चलाए रखें। तो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे सुपर स्केलर प्रोसेसर जो कि ये काम करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी हुई है, उससे इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस आगे चलाते रहो। तो जब आप वो चलाएंगे तो हो सकता है कि उसमें भी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आ जाए और उसमें भी कैश मिस हो जाए। तो इसका मतलब है कैश के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट ले सके। तो ऐसी कैश को हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग कैश। ठीक है, कि आप कहेंगे कि मैं, ये नहीं है कि एक मुझे आप कहते हैं कि लोड वर्ड किया और वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसको बस ढूंढने लगी रहती हूँ, बल्कि कैश के अंदर आपने काइंड ऑफ रिक्वेस्ट का एक फाइफो लगा दिया कि मल्टीपल रिक्वेस्ट आती रही, और आप उसमें अगर आपको मिल गया तो आप हिट दे देंगे, ना मिला तो मिस दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग कैश या लॉकअप फ्री कैश, जिसमें कैश रुक नहीं जाती अगर एक मिस हो, बल्कि वो स्टिल अपना काम करती रहती है। इसी को ही हम हिट अंडर मिस भी कहते हैं कि अगर आप मिस एक हुआ है तो स्टिल आप दोबारा उसको नया एड्रेस दें तो उसमें अगर वो मैच हो तो वो हिट करके आपको डाटा रिटर्न कर सके। और हिट अंडर मल्टीपल मिस कहते हैं कि आपकी अगर एक से ज़्यादा मिस की कैपेसिटी हो तो वो भी आप डाल सकें। लेकिन ये जैसे जैसे डालते जाएंगे तो ये आपका प्रोसेसर की कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो टिपिकली क्या नंबर्स हैं कि जिस तरह पेंटियम प्रो है वो आपको 4 आउटस्टैंडिंग मेमोरी मिसेस की इजाज़त देता है, और ये जो सुपर कंप्यूटर के वेक्टर कंप्यूटर था ये तो खैर 2000 के करीब आउटस्टैंडिंग मेमोरी मिसेस को करता है, लेकिन ये क्योंकि सुपर कंप्यूटर था तो इसको ज़रा सा हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है। लेकिन ये जो पेंटियम प्रो है ये तो आपका डेस्कटॉप्स में यूज़ होते रहे, इसमें अब आपको 4 आउटस्टैंडिंग मेमोरी मिसेस इसकी कैश में आप कर सकते हैं कि वो चलता रहता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना वो फिर हम सॉफ्टवेयर में भी ये रीनी सॉफ्टवेयर प्री फैचिंग दोनों तरह हो सकती है। एक ये तो कैश को तो हम देख रहे थे ना कि हमने जनरल पैटर्न एक देखा कि भाई जो डाटा अभी चाहिए था हमें वो थोड़ी देर बाद भी चाहिए था। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने ये कर लिया कि यार क्या लें कि हमने स्पेशल लोकेलिटी और टेम्पोरल लोकेलिटी का वो पैराडाइम सोचते हुए हमने पूरा ब्लॉक फैच कर लिया। लेकिन कई दफ़ा हम ना बड़ा सिक्वेंशियल एक्सेस कर रहे होते हैं, जिस तरह एक एरे है उसको हम पॉपुलेट कर रहे हैं या उस एरे को एरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो एरेज पे 2D एरेज पे 1D एरेज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर हम ये भी कर सकते हैं कि हमें पहले से पता होता है कि अगला हमें कौन सा डाटा चाहिए होगा, तो अगर हम किसी तरह उसको पहले से फैच कर लें तो ये हमें काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, कि ताकि अगली दफ़ा जब वो रन होने लगे तो उससे पहले वो डाटा मौजूद हो तो वो कैश मिस ना हमें पड़े। ठीक है, तो इसकी भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, एक हार्डवेयर प्री फैचिंग कहलाती है, एक सॉफ्टवेयर प्री फैचिंग कहलाती है, फिर उनके मिक्सचर भी चल सकते हैं। तो हार्डवेयर की जो प्री फैचिंग है वो ये है कि आप डाटा जो है कह लें कि अगर आपको एक ब्लॉक फैच करना था तो आप एंटिसिपेट करते हुए 2 ब्लॉक फैच कर लें।
लेकिन ऑब्वियसली ये इससे दो मसले पैदा होंगे कि एक तो मेमोरी के ऊपर आपकी बैंडविड्थ आएगी कि आप मेमोरी से रीड बार बार करें या नेक्स्ट लेवल ऑफ कैश से करें। दूसरा ये कि जिसको हम कैश पोल्यूशन भी कहते हैं कि कैश में अगर ऐसी एंट्रीज पड़ी हैं जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो उसको हम कैश पोल्यूशन कहते हैं कि वो ज़ाया कर रहे हैं हम कैश की जगह। तो उसको तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको किस तरह पता चलेगा किस टाइम पे किसको फैच करना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है जो यूज़ होती है वो इंस्ट्रक्शन कैश में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में चल रही होती हैं। तो जब सीक्वेंस में चल रही होती हैं तो इसका मतलब है कि हमने अगर एक कैश ब्लॉक फैच किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली उससे अगला वाला कैश ब्लॉक भी चाहिए होगा। तो इंस्ट्रक्शन में हम स्ट्रीम बफर लगा लेते हैं जो कि यही प्री फैचिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन कैश है और ये आपने एक बफर साथ लगा दिया जिसको हम स्ट्रीम बफर कहते हैं। तो करते आप ये हैं कि आपका अगर एक मिस हुआ था तो आप एक ब्लॉक फैच करने के बजाय वो वाला ब्लॉक और उससे अगला ब्लॉक भी फैच करके ले आते हैं। तो जो ब्लॉक नंबर आई था वो आप इधर लिखवा देंगे और जो i+1 है वो स्ट्रीम बफर में लिखवा देंगे। तो थोड़ी देर बाद जब आपका i+1 पे इंस्ट्रक्शंस पहुंची ब्लॉक में तो अब आपकी अगर ये बफर ना डाला होता तो कैश मिस होनी थी, तो अभी मिस हुई। तो मिस जैसे ही हुई तो आपने स्ट्रीम बफर को एक्टिव कैश ब्लॉक बना दिया और ये जो यहाँ पर इसके ब्लॉक था जो पहले यूज़ हो रहा था उस पर i+2 को फैच करके लाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको क्योंकि आप उससे अगला ब्लॉक भी फैच कर लेंगे तो अगली दफ़ा भी आपको कैश मिस नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको जब वो होगा तो आप दोबारा इनको आपस में स्वैप कर लेंगे कि आप स्ट्रीम बफर वाले को कैश लाइन बना लेंगे और कैश लाइन को स्ट्रीम बफर बना लेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस में तो ये प्री फैचिंग काफ़ी यूज़फुल है और आप अगला ब्लॉक आराम से फैच करके ला सकते हैं। डाटा में प्री फैचिंग जो है वो आपको मतलब किसी केस में यूज़फुल हो सकती है किसी में नहीं। एक ही हो सकता है कि अगर बी ब्लॉक आपने फैच किया तो b+1 करें, दो ब्लॉक फैच कर लें। बाज़ का हम इसके अंदर कह लें कि 1 ब्लॉक लुक अहेड के बजाय आप स्ट्रैटेड प्री फैच की भी फैसिलिटी रखते हैं कि आप कोई पैटर्न अगर देख रहे हैं तो b के बाद आप b+1 के बजाय b+n ले आएँ और b+2n ले आएँ और b+3n ले आएँ। जिस तरह मोस्ट प्रॉब्ली एक इमेज को आप अगर कॉलम में उसके देख रहे हैं इमेज की रोज़ को पढ़ें कि रो 0 से पहला डाटा रो 1 एक कॉलम यानी पढ़ें, तो वहाँ पर आपको एक तरह से कह लें कि स्ट्रैटेड प्री फैच करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ा सा कह लेंगे ट्रिकी हो जाता है। सॉफ्टवेयर में प्री फैचिंग भी हो सकती है कि आप अगर AI और BI को पे कोई काम कर रहे थे और अगली इटरेशन में AI+1 और BI+1 करना था तो हम कोई सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन दे दें जो प्री फैच करके ला सके, तो अगले लूप की इटरेशन में हम इसको चला सकेंगे। इसमें मसला ये होता है कि जो आपका प्री फैच है अगर आपने बहुत जल्दी कर लिया बहुत लेट किया तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि फिर आपको दोबारा वो रीड करना पड़ेगा। बहुत जल्दी कर लिया तो आपने बिला वजह एक मेमोरी पोल्यूशन कॉज की और वो आपको चाहिए थोड़ी देर बाद था तो कैश में आपने बिला वजह उसको ऑक्यूपाई करके बैठे। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो टाइमिंग जो है वो काफ़ी कह लो कि मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो उसमें मतलब आपको बेसिकली एक ब्लॉक आगे नहीं, आपको पी ब्लॉक शायद आगे जाना चाहिए, लेकिन आपको जो है ना बेसिकली ये नहीं पता होता कि जब आपकी मेमोरी की एक्सेस हो तो वो आपको कितने साइकिल में एग्जैक्ट पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ कैश हिट होती है तो वो एक और टाइम लेती है, कैश मिस होती है तो वो एक और टाइम लेती है, लेवल 1 में मिस होती है तो एक और टाइम लेती है, लेवल 2 में मिस होती है तो एक और टाइम लेती है। तो जो प्रोग्राम लिख रहा है सॉफ्टवेयर में उसको ये चीज़ कहते हैं कैसे पता चलेगी कि मुझे कितना आगे से करना है। तो ये जो पी चूज़ करना है कि कितना आगे वाले की कॉपी से प्री फैच करके रख दूँ, ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है जब हमने सॉफ्टवेयर प्री फैच करना है। अच्छा, कुछ और चीज़ें जो इसके साथ ही चलती हैं वो हैं कि आप कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कुछ
अब आपको कैश का आइडिया हो गया है, तो आप सिंपली लूप्स भी अगर सही तरह से लिखें तो कई दफ़ा चीज़ डबल तेज़ हो जाती होती है, ठीक है। तो अगर आप कोड लिखते हुए कोशिश करें कि आप जो कि कंपाइलर भी कोशिश ये कर रहा होता है, लेकिन आप भी एज अ प्रोग्रामर कोशिश कर सकते हैं कि जो डाटा एक्सेस जो है ना उनको अगर आप ग्रुप्स में करें जो कि पास पास के हों, तो वो आपको क्या लें कि हेल्प आउट कर देंगे एक तरह से कि कैश सेम कैश ब्लॉक में मिलेगा आपको, तो आपको एक दफ़ा आपने एक चीज़ फैच की तो बाकी खुद ब खुद फैच हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम रीऑर्डर करें डाटा एक्सेस को, कि जो जिस तरह से हम एक्सेस कर रहे थे ये कंपाइलर भी कर लेता है, और ये हम खुद भी कर सकते हैं किसी हद तक, कि जिसमें हमारी टेम्पोरल लोकेलिटी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से कि छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं लेट्स से कि मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक रिजल्ट आना है, ठीक है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट से होगा, अगला एलिमेंट इससे होगा, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो इधर लिखा जाएगा। फिर मुझे अगली दफ़ा इस पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई करना होगा और वो इधर लिखा जाएगा, एंड सो ऑन करते करते मैं इसको पूरा फिल करूँगा, ठीक है। सो ये जो हमने 2D मैट्रिक्स बनाई हुई है, इसमें मसला ये होता है कि मेमोरी में वो 2D में नहीं होता, मेमोरी स्ट्रेट ही होती है। तो मेमोरी में आपकी, सॉरी मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी लगी हैं, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक डाटा पड़ा है ये पहले पूरा पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रो आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक पड़ी होगी, ठीक है। फिर थर्ड रो पड़ी होगी, ठीक है। तो जब कोई कॉलम में एक्सेस करता है, यानी मैंने इसको एक दफ़ा इधर कैश मिस हुआ तो ये कैश लाइन फैच होगी, तो थोड़ा सा डाटा मेरे पास आ गया, तो अगले कुछ में मिस नहीं होगा। यहाँ से मैंने लोड किया तो ये बाकी आ गया, लेकिन मैंने अगली एड्रेशन में तो इसको इससे अगले कॉलम में अप्लाई करना था, तो अगला कॉलम तो मेमोरी में इस जगह पे पड़ा हुआ है, यानी यहाँ से पहला एक्सेस हुई, दूसरी इधर एक्सेस हुई, तीसरी इधर एक्सेस हुई, तो ये ब्लॉक फैच हो भी जाएगा तो ये डाटा तो उसमें नहीं आएगा। तो ये वाला ब्लॉक जो फैच हुआ इसमें वो डाटा तो आया ही नहीं। तो जो इस वाली सेकंड वाले जो आपका मैट्रिक्स है, इसमें आपको हमेशा कैश मिस पड़ा करेगी। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो हमेशा मिस पड़ेगी, क्योंकि जब इसको किया तो ये ब्लॉक फैच हो गया, इसको किया तो ये ब्लॉक फैच हो गया, तो अगला वाला तो आया ही नहीं, ठीक है। तो जब हम एंड तक पहुंचे तो पहला वाला नहीं होगा, तो दोबारा जब सेकंड रो पे आएंगे तो तब दोबारा हर एक दफ़ा मिस होगा। तो ये हमारा जब कोड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का चलेगा तो ये काफ़ी कह लें कि स्लो चलेगा, अगर हमने नॉर्मल सिंपल सा कोड जो हमारा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लिखा, जिसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर उसके अराउंड रो और कॉलम के लूप लगते हैं। इसका एक छोटा सा हाल ये है कि मैं अगर इसका ट्रांसपोज ले लूँ मल्टीप्लाई करने से पहले, ठीक है। सो ट्रांसपोज सारों को पता है ना कि मैं इसको काइंड ऑफ 90 डिग्री रोटेट कर लूँ, वैसे एग्जैक्ट रोटेशन तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल 0 0 भी रहता है, ये इस जगह पे चला जाता है, ये इस जगह पे चला जाता है, सो ऑन। तो अब उसका फ़ायदा ये होगा कि 0 नंबर वाला 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 नंबर वाला 1 से होगा, तो अब आपकी जो रोज़ है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रोज़ बन जाएंगी। तो अब आपने क्या करना होगा, इस पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर जब पहली दफ़ा मिस हुआ तो ये फैच हो गया, और इधर पहली दफ़ा मिस हुआ तो ये फैच हो गया। तो अब आपको अगले 4-5 या जितने भी 8-10 जो चीज़ें थी उनमें हिट ही मिलेगा। उसके थोड़ी देर बाद एक मिस होगा इधर भी, लेकिन इसका भी पूरा ब्लॉक फैच हो जाया करेगा, इसका ही पूरा ब्लॉक फैच हो जाया करेगा। तो अगर आप सिंपल ये काम कर लें, और ये आप अगर आप में से किसी को सी आती है तो आप सी में जाकर ये एक छोटा सा कोड लिख के भी देख सकते हैं कि आप एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाएं, कोई 1000 बाय 1000 की, उसको 1000 बाय 1000 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, विदाउट एनी कोड ऑप्टिमाइजेशन, और फिर ये काम करें कि उसका टाइम मेजर करें कि वो कितना टाइम लगता है उस पर, ठीक है। तो सी में आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि टाइम मेजरमेंट कैसे हो सकती है, कि आपकी कुछ लाइब्रेरीज हैं, क्रोनो के नाम से एक लाइब्रेरी है जो कि बड़ा इजीली आपको एक्सेस देती है। फिर उसके बाद आप ये करें कि
सिंपली ट्रांसपोज ले लें पहले सेकंड मैट्रिक्स का, और फिर आप उसको रो वाइज एक्सेस करके मल्टीप्लिकेशन करें और देखें कि उस पर कितना टाइम लगता है, तो आप देखेंगे कि इनमें सिग्निफिकेंट फर्क होगा। तो ये जो बात हम कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि आप रीऑर्डर कर सकते हैं डाटा एक्सेस को तो इम्प्रूव टेम्पोरल लोकेलिटी। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम ट्रांसपोज दे लें, ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन। एक और काम जो हम कर सकते हैं वो ये कि प्रिवेंट डाटा फ्रॉम एंटरिंग द कैश। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको पता है कि वो एक ही दफ़ा एक्सेस होने हैं, ठीक है, तो उनको हम बाज़ का सॉफ्टवेयर में सिमेंटिक्स देते हैं कि वो कैश ना हो सके, उनको नॉन कैशेबल रीजन में रख लें ताकि वो कैश की बिला वजह जगह ज़ाया ना करें, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए फिर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दरमियान कोई मैकेनिज्म चाहिए कि सॉफ्टवेयर बता सके हार्डवेयर को कि भाई ये वाला जो डाटा है ना इसको कैश ना ही करना, ठीक है। इसी तरह किल डाटा दैट विल नेवर, ये भी उसी के ही एक तरह का पार्ट है कि प्रिवेंट डाटा फ्रॉम एंटरिंग कैश के ही, या किल डाटा दैट विल नेवर बी यूज्ड अगेन। जिस तरह आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने में जो एक फ्रेम चला गया है तो वो आगे दोबारा देखने का चांस बड़ा कम है। आप आगे मूवी आगे चलती रहती है, कभी कभार आप उसको पॉज करके कोई वापस जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो वाला एग्जैक्ट फ्रेम या उसके आगे पीछे वाले फ्रेम नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो ऐसे डाटा को कैश करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इसको आपकी इसमें आप कह लें कि वो टेम्पोरल लोकेलिटी आपकी नहीं है, स्पेशल लोकेलिटी किसी हद तक है कि आप जो फैच करेंगे तो आपको वो पूरा फ्रेम चाहिए होगा जो आप दिखाना चाह रहे हैं। तो इसमें फिर आप ना अमूमन कैश में कुछ डेड कैश लोकेशंस बनाते हैं जो असल में कैश नहीं होती, यानी कि आप कहते हैं कि वो लोकेशंस एग्जिस्ट हार्डवेयर में नहीं करती, बस आपने एड्रेसेस रखे हुए हैं कि जिसमें आप लिखवाएंगे तो वो लिखा नहीं जाएगा। तो आप जो ऐसा डाटा है उसको डेड कैश लोकेशंस के अंदर डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो थोड़े से और काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके ऊपर जो कोड लिखा हुआ है ये समझ आ रहा है क्या कर रहा है जो पहला कोड है? ये एक n बाय m एरे ले रहा है, तो उसके अंदर ये जो भी हर एलिमेंट को x ऑफ i j को पकड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और वापस उसी जगह पर लिखवा रहा है, राइट। तो ये आप अगर थोड़ी सी किसी ने प्रोग्रामिंग देखी हो तो ये डबल फॉर लूप लगा हुआ है। आप क्या करेंगे i j से उठाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके वापस लिखवाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जो हम डिस्कस किसी हद तक कर चुके हैं कि जो आउटर लूप है वो j पे लगा हुआ है, ठीक है। सो j आपका जो है ये कॉलम है, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले ये वाला कॉलम पूरा पढ़े हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी पहली दफ़ा j 0 होगा तो ये कॉलम है, और आप इसको पहले पढ़ें, इसको पढ़ें, इसको पढ़ें, इसको, यानी रो चेंज हो रही है नीचे। तो ये जो कोड है इसमें इसकी टेम्पोरल लोकेलिटी बड़ी बल्कि स्पेशल लोकेलिटी भी बड़ी ख़राब है, ठीक है, बिकॉज आपने जब इधर एक्सेस किया तो इसने ये कैश ब्लॉक में ये कुछ आ गया, लेकिन आगे वाला डाटा आपने यूज़ ही नहीं किया। आप अगली रो कॉलम पे अगली रो पे चले गए एंड सो ऑन, तो हर दफ़ा आपको इस पूरे कॉलम पे मिस पड़ेगा, फिर आपको हर दफ़ा दूसरे कॉलम पे मिस पड़ेगा, तो ये कोड आपका स्लो चलेगा। इसके बजाय सिंपली आप अगर ये वाला रो को अंदर लें, कॉलम को बाहर ले जाएं, तो ये अब आपका जो नया कोड बन गया है इसमें अब i बाहर चल रहा है, j अंदर चल रहा है। अब आप यही काम ही कर रहे हैं, हर लोकेशन पे जाके 2 से मल्टीप्लाई करना था, मगर अब आप इसको रो वाइज एक्सेस कर रहे हैं। तो अब आपको जब इसको रीड किया तो ये पूरा ब्लॉक फेच हुआ, तो अगले कुछ टाइम के लिए कैश हिट मिलेंगे। फिर जब आपको एक और मिस मिली, फिर थोड़ा सा ब्लॉक रीड हुआ, मिस हिट मिलेंगे, फिर आपका मिस हुआ, फिर हिट मिलेंगे, एंड सेम विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट रो, ये इस तरीके चलता जाएगा। तो सिंपली आपकी लूप इंटरचेंज करने से, यानी कि अगर आपका कॉलम पे आउटर लूप लगा है तो आप उसको कॉलम को इनर और रो को आउटर लूप बना दें, तो उससे भी आपका ठीक सा स्पीड का फर्क पड़ सकता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको आज
तो इसके बाद जो है ना, जिसके पास सी का कंपाइलर इंस्टॉल्ड है उसको ये करनी चाहिए और ज़रा मैयर करना चाहिए कितना वो फ़र्क पड़ता है, ज़रा बड़ी बड़ी एरर्स बना। अच्छा, इसके अलावा आप कोड को इम्प्रूव इस तरीके भी कर सकते हैं कि जिस तरह ये जो आपके पास कोड लिखा है इसमें आपके पास दो काम हो रहे हैं, ए आई इज इक्वल टू बी आई मल्टीप्लाइड बाई सी आई हो रहा है। तो ये आपकी वन डायमेंशनल एरेज हैं ए बी सी और डी, और आप क्या करेंगे, बी और सी को पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ए पर लिखवा रहे हैं, और फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके डी पर लिखवा रहे हैं। तो एक तो आप इसको वैसे भी फास्ट कर सकते थे बाय जॉइनिंग बोथ लूप्स, और दूसरा उससे इसकी मेमोरी एक्सेस भी ज़्यादा अच्छी पड़ जानी थी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करके इस तरह से लिख लूँ कि मैं सिंगल लूप ही लिखवा दूँ, तो क्योंकि अब आपका ए जो इधर यूज़ हो रहा था वो इधर भी यूज़ हो रहा है, तो आपकी टेम्पोरल लोकेलिटी की वजह से ये लोडेड ही होगा ए आई, तो आपकी अगली कैलकुलेशन में भी सी भी यूज़ हो रहा था तो ये भी लोडेड ही होगा। तो आपको पहली दफ़ा तो मिस पड़ा लेकिन अगली दफ़ा हिट मिल जाएगा। वैसे भी क्योंकि ये लूप आधा टाइम्स चलेगा तो ये फास्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कैश में भी आपको ठीक से गेन मिलेंगे और ये कोड जो है ना लूप फ्यूजन से काफ़ी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो उसका हम कहते हैं कोड ब्लॉकिंग या टाइलिंग भी बास का कहते हैं। ठीक है, तो ये वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है कि आप सारी रोज पे जा रहे हैं, सारे कॉलम्स पे जा रहे हैं, आई और जे, ये दो आउटर लूप जो लगे हुए हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि जब एक रो एक कॉलम पे होते हैं तो इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं विद कॉरस्पॉन्डिंग पूरा कॉलम, और उसका जो रिजल्ट आता है वो आप लिख पाते हैं। तो इसमें मसला वही आ रहा था कि जो आपके जो जोन सी चीज़ कॉलम वाइज एक्सेस हो रही है वो आपको कह लें कि उसकी पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है कि अगर हम इसको ब्लॉक बाय ब्लॉक ले करके चलें। ठीक है, सो ब्लॉक बाय ब्लॉक किस तरह ले करके चलें कि मे बी जो मेरे पास अगर ये एक इमेज था या एक मैट्रिक्स थी जिसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना था, तो एक तो मैंने ट्रांसपोज वाला तरीका बताया था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ये तरीका ये कह रहा है कि आप एक ब्लॉक ऑफ रोज को अगर एक ब्लॉक ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली आपके पास एक ब्लॉक ऑफ रिजल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने ये पूरी रो जब मल्टीप्लाई करनी थी इस पूरे कॉलम से, ठीक है, तो आपके पास एक रिज़ल्ट आना था, फिर अगली रो जो आपने मल्टीप्लाई करनी थी अगले कॉलम से तो ये दूसरा रिज़ल्ट आना था, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप अगर इसको ब्लॉक में पूरे को तोड़ लें तो एक आपका पूरा ब्लॉक चल जाएगा, फिर आप जंप करके अगले ब्लॉक पे आ जाएं, फिर आप जंप करके अगले ब्लॉक पे आ जाएं, तो ये आपके पास ब्लॉक बाय ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्लॉक से टाइलिंग भी कहते हैं। तो इसमें आपको इस पूरे ब्लॉक की कैलकुलेशन के लिए कह लें कि एक जो दो आपके एक्सटर्नल लूप लगे हुए थे और एक इंटरनल था जो कि मल्टीप्लाई कर रहा था, आपको उस इंटरनल लूप को एक ब्लॉक पे चलाना होता है, तो उससे आपकी लोकेलिटी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये वही वाला कोड है, बट इसमें अब आप देखें कि आप 1 से इंक्रीमेंट नहीं कर रहे बल्कि b से इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो कि आपका ब्लॉक साइज है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इंटरनली एक और ब्लॉक का लूप लगा दिया। ये दो लूप्स जो हमारे लगे हुए हैं ना, ये हमारे अब एक्स्ट्रा हैं जो कि हमारे काइंड ऑफ पूरे ब्लॉक के ऊपर चल रहे हैं। ये हमारा पहले भी अंदर वाला हिस्सा था वो उसी तरह चल रहा है, तो ये दोनों लूप जो हैं ये ब्लॉक बाय ब्लॉक इसको चलाएंगे। तो अगर आप ब्लॉक बाय ब्लॉक भी चलाएं तो उससे भी आपकी ओवरऑल जो टेम्पोरल और स्पेशल लोकेलिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती है, और इससे भी आप बआसानी, यानी कि कुछ गेन तो आपने लट से ट्रांसपोज से ले लिया था, लेकिन ट्रांसपोज के बाद अगर आप ये भी कर लें तो आपका गेन जो है वो फर्दर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने का फ़ायदा आप लोगों को होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कल को आप लोग जो कोड लिखें वो थोड़ा से इम्प्रूव्ड हो। ठीक है, तो ये हमारा कैश वाला सेक्शन था जो मैं पिछली दफ़ा कवर कराना चाह रहा था, वो इस दफ़ा तक तकरीबन चला गया। ठीक है, अच्छा,
कैश जो है ना उसके अंदर एक आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि टिपिकली किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि जिससे मैं ये गेज करना चाह रहा होता हूँ कि आप लोगों को मेन आइडिया समझ आया है कि कब विक्टिम कैश फॉर एग्जांपल यूज़ हो रही है तो कहाँ पर यूज़ हो रही है, या सीरियल वर्सेस पैरेलल कैश है उसका ट्रेड ऑफ क्या बनेगा, क्या बेहतर है नहीं है। तो मैं डिफरेंट यानी कुछ सिनेरियोज आपको देकर उस पर पूछने की कोशिश करूँगा चीज़ें, वो छोटे क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ जो ज़रा ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है वो कुछ इस किस्म के हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि ये पहले किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि assume a directly mapped cache comprising of 512 cache lines. Each line comprises of 16 words. Size of physical memory is 4 gigabytes. Answer the following questions. तो कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपकी टोटल 512 कैश लाइंस हैं, ठीक है। कैश लाइन में कितने वर्ड्स हैं, 16 वर्ड्स हैं, और फिजिकल मेमोरी कितनी है, 4 गीगा वर्ड्स की, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इन्फो गिवन है। पूछा गया है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ टैग इंडेक्स एंड ब्लॉक ऑफसेट फील्ड्स। तो एक आपको ये बताया हुआ कि ये डायरेक्टली मैप्ड कैश है, ठीक है। सो डायरेक्टली मैप्ड कैश का क्या मतलब हुआ कि सेट एसोसिएटिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका एड्रेस बनेगा, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एड्रेस टोटल कितनी बिट्स का बनेगा। तो अगर हम इसको और से पढ़ें तो इसमें डायरेक्टली बताया हुआ है कि फिजिकल मेमोरी आपकी 4 गीगा वर्ड्स की है। तो 4 गीगा वर्ड्स का गीगा हम कहते हैं 2 रेज़ पावर 30, तो 4 into 2 raised power 30 which also means 2 into 2 into 2 raised power 30 which means 2 raised power 32। तो इसका मतलब है कि 32 बिट के अंदर ये पूरा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो एड्रेस होगा वो 32 बिट में आएगा, क्योंकि 4 गीगा वर्ड जो है 0 से लेकर 4 गीगा तक अगर हम जाएं तो ये मैंने वैसे कैलकुलेट किया, लेकिन बेसिकली आप अगर लॉग बेस 2 लेते होते हैं ना ऑफ 2 रेज़ पावर 32 तो वो 32 बचे आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 रेज़ पावर में क्या आएगा। नॉर्मली जो लॉजिक डिज़ाइन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे काम लोग कर रहे हो ना, तो उनको कुछ नंबर्स याद ही हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर्स आपको याद हो जाती हैं कि 2 4 8 16 32 64 128 और 256 512 और 1024, ये आपको तकरीबन याद ही हो जाती है। तो ये जो 1024 होता है ना, इसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले कहते होते हैं 1K या लॉजिक डिज़ाइन वाले, ठीक है। एक आम बंदों वाला 1K होता है जो कि 1000 होता है, जो आपके लॉजिक डिज़ाइनर्स वाला 1K होता है वो ये होता है, ठीक है। 2 की पावर में हमें कुछ फ़ायदे होते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली 2K 4K आप शुरू हो जाएंगे, 8K 16K अप टू 2 दफ़ा जब K इंटू K आ जाएगा तो वो उसको हम कहते हैं 1 मेगा विच इज़ 1024 इंटू 1024। 512K के बाद आ जाएगा 1 मेगा, और इसी तरह आप चलते जाएं। इसके बाद ऑब्वियसली 2 मेगा 4 मेगा एंड सो ऑन करते जाएं, तो आपके पास इवेंचुअली आ जाएगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, उसको हम कहते हैं 1 गीगा। एंड उसके बाद 1 गीगा 2 गीगा 4 गीगा करते जाएं तो 1 टेरा आ जाएगा अगर 4 दफ़ा 102 करने। तो ये जो मुझे देखते ही कैसे पता चल गया, क्योंकि 4 गीगा की बात हो रही है तो हम 4 गीगा को इस तरह से मैं देखता हूँ कि अच्छा 4 का मतलब 2 बिट, गीगा का मतलब है 30 बिट, तो टोटल 32 बिट बनेगी, ठीक है। तो लेकिन अंडरलाइन जो तरीका है जो आपने थ्योरी में कभी पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई कहे कि भाई लेट से कि 0 से लेकर 540 तक आपने कितनी बिट्स में आएगा, तो आप 540 का लॉग बेस 2 लें, वो जो नंबर आएगा उतनी बिट्स में आ जाएगा। लेकिन अगर आप हार्डवेयर वाले बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अच्छा 512 जो है वो 9 बिट में आ जाता है, तो 540 तक आपको 10 बिट्स चाहिए होंगी, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं। तो वन वे और अनदर जो फॉर्मल तरीका है वो ये हो सकता है कि आप इसका लॉग बेस 2 ले लें 4 गीगा का, तो आपको 32 बिट पता चल जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यही काम करें जो मैंने किया है कि आप 4 गीगा से 4 को आप कहेंगे इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 30 चाहिए, तो ये हमारे पास 32 बिट्स आ गए।
तो टोटल एड्रेस हमारा 32 बिट का। इसके अंदर हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना होगा, या तो क्योंकि हमें बताया हुआ है कि कैश लाइन जो है वो 16 वर्ड्स की है, तो 16 के लिए 4 बिट काफ़ी है। तो 4 बिट आपकी जो होंगी ये आपका ऑफसेट बन जाएगा। फिर आपको कहा हुआ है कि इंडेक्स आपको बताया हुआ है कि टोटल 512 कैश लाइन है, तो 512 के लिए 9 बिट चाहिए होंगे। तो ये आपका वो इंडेक्स बनेगा जिसके ज़रिए आप कैश के अंदर जाया करेंगे, ठीक है। और बाकी जितनी बिट्स रह जाएंगी वो आपका टैग होता है। तो अगर 9 और 4 13 बिट्स बनती हैं और टोटल आपके पास 32 थी, तो ये मेरा ख्याल है 19 बन जाएंगी, राइट। 19 और 13 19 नहीं बनेगी, कुछ और बनेगी नहीं। नहीं ठीक है, 19 में 9 ऐड करेंगे तो 19 और 13 32 ही बनेगी ना, ठीक कह रहा हूँ मैं कि गलत कह रहा हूँ? 19 10 29 30 31 32, तो ठीक है, ठीक है। तो ये 19 बिट टैक्स की होगी। तो पहला पार्ट जो है वो ये है कि आप सबसे पहले फिगर आउट कर लेंगे टोटल फिजिकल मेमोरी एड्रेस से आपको पता चल जाएगा कि लोकेशन से पता चल जाएगा कि एड्रेस कितने बिट का है। कैश की लाइन से आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स कितने हैं। एक लाइन की जो के वर्ड्स हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि ऑफसेट कितने हैं, ठीक है। तो ये आपका काइंड ऑफ डिवीजन है। अच्छा, उसके बाद आपको कहा हुआ है कि अगर सीपीयू ने ये वाला एड्रेस इशू किया तो इसमें टैग इंडेक्स और ब्लॉक ऑफसेट क्या होंगे। तो इसमें आप ऑब्वियसली ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, 0x जब लिखा हो तो इसका मतलब होता है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का एक जो डिजिट होता है वो बाइनरी के 4 डिजिट के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको लिखूँ बाइनरी में तो ये बनेगा 0011 फॉर 3। ए जो होता है वो 1010 होता है। ये आपको अगर याद ना रहे तो आपको 8 तक शायद पता हो कि 1000 होता है, फिर 9 जो होगा वो 1001 होता है, और 10 जो होता है वो ए होता है 1010, फिर बी 1011 एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक साइड पर टेबल सा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 1010 ए हो गया। उसके बाद अब आपके पास आया 2 को 4 बिट में लिखूंगा तो वो 0010 बनेगा। फिर 0 आ गया, 0000 हो गया। फिर आपके पास F आ गया विच इज़ ऑल वंस। फिर आपके पास ए दोबारा आ गया विच इज़ 1010। तो ये आपका बाइनरी में एड्रेस बनता है। तो आपसे पूछा गया है इसमें टैग की क्या वैल्यू होगी, इंडेक्स की और ब्लॉक ऑफसेट की क्या। तो पहली 4 जो बिट्स हैं दिस इज़ योर ऑफसेट। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो बना ये इंडेक्स बन जाएगा, और ये जो बाकी की बिट्स बची ये आपका टैग, ठीक है। तो आप अगर ये बाइनरी में बता देंगे तब भी मैं इसको ठीक मान लूँगा। तो ये हो गया। अगला है इफ वी वांट टू डिवाइड द 512 कैश लाइंस इन 2 सेट्स टू मेक कैश 2-वे सेट एसोसिएटेड, व्हाट विल बी द बिट्स ऑफ एड्रेस टैग इंडेक्स एंड ब्लॉक ऑफसेट। अगर मैं जो 512 टोटल थे उनको 2 हिस्सों में तोड़ के, जी जी सर ये इंडेक्स वाली बिट्स आपने कैसे उसको असाइन किए? वो टैग वाली तो समझ आ गई है, वो जो बाकी रह जाएंगी, और ऑफसेट वाली भी समझ आ गई है, जो और भी इंडेक्स असाइन की, किए। इंडेक्स वाली काइंडली बता दो। जी इंडेक्स वाली जो है वो डिपेंड करता है कैश लाइंस कितनी है। मुझे बताया हुआ है कि 512 कैश लाइंस है, पहली लाइन में ये बताया हुआ। तो 512 कैश लाइंस जो है ना, 512 जो होता है ना ये 2⁹ बेसिकली बनता है, ठीक है। ये जो मैं ऊपर लिखता हुआ जा रहा था तो इससे मुझे पता था, यानी आप 512 का log बेस 2 लेंगी असल में तो आपको 9 आ जाएगा। तो लेकिन वो दूसरा तरीका ये भी है कि 2 की पावर्स अगर हमें पता हो तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि ये 9 बिट्स में आएगा। तो इसलिए मैंने इसको 9 बिट्स का अज्यूम किया, ठीक है, कि 512 कैश लाइंस हैं तो वो 9 बिट में आ जाएंगी, यानी कि 0 से लेकर 511 तक जो आपका इंडेक्स बनता है। तो 511 जो है ना वो 9 मंथ्स अगर डाल दूँ तो ये 511 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली आपने जो नंबर ऑफ कैश लाइंस है उनका लॉग बेस 2 लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स कितनी बिट्स है। अच्छा, जो आखिरी पार्ट है
उसके अंदर ये कहा हुआ है कि 2 सेट्स में इसको तोड़ दें। तो 512 को 2 सेट्स में तोड़ूंगा तो एक सेट 256 का बन जाएगा, ठीक है। तो 256 का अगर सेट बने तो इसका मतलब है कि उसके लिए 9 के बजाय 1 बिट कम हो जाएगी और मुझे इंडेक्स में 8 बिट चाहिए होगी। तो मेरे पास जो नई डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसमें ऑफसेट को तो हमने नहीं चेंज किया, लेकिन क्योंकि मेरा 256 कैश लाइंस बन रही हैं 2 सेट्स में, तो उसके लिए मुझे 8 बिट काफ़ी होंगी। 0 से 255 तक 8 बिट में आ जाता है, और फिर ये मेरे पास 19 के बजाय 20 बिट्स बन जाएंगी बाकी की जो बचती हैं, क्योंकि हमने अपना रैम का एड्रेस जो है ना वो चेंज नहीं किया, तो वो उतना ही है, ठीक है। एक तो इस किस्म के क्वेश्चंस हैं हमारे पास आते जो कि कह लो कि रैम से कैश से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये कहा हुआ है कि आपने 2 ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सी बेहतर है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आपको कहा हुआ है कि आपकी एक प्रोसेसर डिज़ाइन कंपनी है, उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो एक छोटी कैश लगा ले फॉर स्मॉल कैश विद सिंगल साइकिल हिट टाइम बट विद द मिस रेट ऑफ 20%। दूसरी ऑप्शन है कि एक बड़ी कैश लगा ले जिसमें अब आपका 5% का मिस रेट हो गया क्योंकि बड़ी है, लेकिन आपका हिट टाइम जो है वो 2 साइकिल में बढ़ जाएगा। फॉर बोथ केसेस अज्यूम in case of miss there is penalty of 30 cycles to access main memory। तो अब आपको कौन सी ऑप्शन बेहतर है, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करने को कहा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हम बजाय तुक्का लगाने के हम हमारी जो कह लें कि हमने पढ़ा था कि कैश की परफॉर्मेंस जो होती है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम से होती है, और वो हम कहते हैं हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी, ठीक है। सो ये हमारे पास पेनल्टी के दौरान। तो अब हम ऑप्शन ए के लिए भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी के लिए भी। ऑप्शन ए का हिट टाइम है 1 साइकिल का प्लस मिस रेट है 20%, ठीक है। सो विच इज 0.2, और पेनल्टी आपको पड़ती है 30 साइकिल्स की। तो ऑप्शन ए का जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है वो ये बनेगा। ऑप्शन बी का बनेगा आपको 1 के बजाय 2 साइकिल पड़ते हैं, ठीक है। तो 2 तो आपका वैसे ही आ गया हिट टाइम, प्लस आपको 5% की जो 0.05 बनती है 5% का मिस रेट है इनटू मिस पेनल्टी सेम है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने पास कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, जो आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा बट मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो 5 इंटू 30 अगर मैं करूँ तो 1.5 बनता है, और 1.5 में मैं 2 ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी है। अगर मैं 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 बन जाता है, ठीक है। तो जो दूसरी ऑप्शन है इसकी हमें 7 साइकिल की एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है, ठीक है। तो ऑल्दो इसका हिट टाइम सिंगल साइकिल का ही है, लेकिन मिस रेट इतना बढ़ गया कि उसकी पेनल्टी इतनी सिग्निफिकेंट थी कि ये ऑप्शन बी से हाफ स्पीड पे चल रही है, यानी कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम उसका 3.5 साइकिल था, इसका 7 साइकिल हो गया, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। तो इट्स वेरी क्लियर कि ऑप्शन बी बेहतर है, बिकॉज इसमें कम एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम लग रहा है। हम मेमोरी को जितना जल्दी एक्सेस कर सकें उतना अच्छा है, ठीक है। हम इधर रुकते हैं।